नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार। हम लोग जो दिल्ली पुलिस की पीवाईक्यू सीरीज देख रहे हैं, उसमें अंतिम चरण की ओर जाते हुए हैं। ये अंतिम चरण हम जो पूरा कर रहे हैं, वो एक सब्जेक्ट पॉलिटी का कर रहे हैं। इसको पॉलिटी को, ठीक है। और आपकी बेटा परीक्षा भी स्टार्ट होने वाली है। 18 से परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। तो आज 16 है और एक दिन बीच में है हमारे पास में। तो कल तक मैं आपको पॉलिटी तो पूरी करा ही दूंगा, ठीक है। जितना हो सका लेट स्टार्ट किया हमने, जो भी खत्म कर लिया वही ठीक है। लेकिन आगे हम परीक्षाओं के चढ़ के हिसाब से सारी चीज़ों को जल्दी समय के अनुसार कवर अप करेंगे, ठीक है। आगे हम जो लेके आ रहे हैं वो यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, इनको एक साथ लेके आते हैं, ठीक है। लगातार हम लोग इनके सेशन को देखते रहेंगे। हफ्ते में एक दिन एसएससी और एक दिन जीडी, एक दिन यूपीएसआई, मतलब इस तरीके से हम इसको कवर करने का मतलब प्लान शेयर करूंगा मैं आपके साथ। देखते हैं कि मतलब कौन सा जो है सूटेबल है। जो भी सूटेबल दिखेगा हम उसी के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को चलाना शुरू कर लेंगे, ठीक है। ये जो आपने सेशन देखा, इस सेशन का मतलब ये है कि आपने अगर 100 क्वेश्चन लगाए हैं, अगर 100 क्वेश्चन लगाए हैं तो आपके लगभग लगभग 400 क्वेश्चन रेडी हुए हैं, 400 क्वेश्चन तैयार हुए हैं, ठीक है। दूसरा, आपने एक चीज देखी होगी इस समय है यूट्यूब पर, पढ़ाई तो कम होती है, थोड़ा बातें चीतें ज्यादा होती हैं। तो मैं तो केवल आपको पढ़ाता ही हूँ, बातचीत तो यहाँ मैं बहुत कम करता हूँ, बात करता ही नहीं हूँ। न करने का कारण यही है कि मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। जिन लोगों को लगता है कि मतलब इसमें पढ़ाए जा रहे हैं, क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो मैंने केवल सेशन इस उद्देश्य से स्टार्ट किया हुआ है कि हाँ, बिना टाइम बर्बाद किए हुए कि आप जो चीज़ें किताबों में नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, आपके पास देखो पीवाईक्यू सबके पास होने चाहिए कायदे में। अगर नहीं है, वैसे होते ही हैं ज़्यादातर बच्चों के पास में, और नहीं है तो भाई मार्केट से खरीद सकते हैं, आपको किताबों में मिल ही जाते हैं। लेकिन एक्सप्लेन किताब कुछ देती है, नहीं करता इतना मन पढ़ने का। नहीं तो आपने देखा होगा सारी चीज़ें आपको, जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, हर चीज़ किताब में दी हुई है। लेकिन कोई समझाने वाला चाहिए तो आपको इसके समझने से क्या होती है, चीज़ें कुछ बेहतर हो जाती हैं, आसान तरीके से समझ में आ जाती हैं। और मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, कम समय में चीज़ों को बेहतर तरीके से आपके सामने लाना। और हम लोग चारों ऑप्शन पर लगभग लगभग डिस्कस करते हुए चले आगे बढ़े। कुछ आयोग बीच में आ गए, जैसे नीति आयोग आ गया, तो हमने पूरा नीति आयोग, योजना आयोग, दोनों आयोग को पढ़ लिया उसी बीच में। तो आपने कुछ चीज़ें देखी कि बीच बीच में हमें देखने के लिए मिली, जहाँ से हमने जो भी कवर हो सकता था। दूसरा, कुछ करंट के इशू जो लगता था कि भाई वर्तमान में कैग कौन है, जो चीज़ें थी एक आध हमने वो चीज़ देख ली जो पीछे रिलेटिव थी, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ करंट नहीं पढ़ाई है आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने करंट अफेयर पढ़ाई है इसमें, ठीक है। पर करंट के ऐसे एक आध इशू से, मतलब एक आध ऐसी बातें आई जो करंट से रिलेटेड थी, तो उनको हमने देखा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको सारी की सारी ठीक लगी होंगी, और ठीक लग रही हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि चीज़ें ठीक हैं, तो हम और इसको आगे उसी तरीके से बढ़ाएं, कंटिन्यू करें। आपको नहीं लग रहा ये ठीक नहीं है तो बिल्कुल बताइए उसको भी कि हाँ, ये ठीक नहीं है। इस तरीके से, किस तरीके से ठीक नहीं है वो भी बताइए कि ये इसमें ये तरीका गलत है, ठीक है। जो तरीका अगर गलत है, उस तरीके को हम सही करने की कोशिश करेंगे। हमें लगता है कि आपका जो पक्ष है, वो पक्ष कुछ दमदार है। बेमतलब में सुझाव देंगे जो कोई हमारे लिए अनसूटेबल हो, वो तो हम नहीं कर पाएंगे। मुझे लगेगा कि हाँ, लीगल ये बात बच्चा ठीक कह रहा है, जो लगता है कि आपकी बात अच्छी है तो बिल्कुल उस पर काम करेंगे, ठीक है। निश्चिंत रहिए, उन चीज़ों को बताइए। तो हमने लास्ट में मैंने यहाँ से छोड़ा था राजभाषा और राष्ट्रीय प्रतीकों को, आगे की चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची की शामिल नहीं है। बेटा, भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं शेड्यूल है, वो भाषा से संबंधित है। किससे जुड़ी हुई है? भाषाओं से। तो इसमें है बेटा 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं आज। उनमें से अंग्रेजी नहीं है।
क्या नहीं है बेटा? अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी को हम लोग जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। ये 2014 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये बेटा अभी बहुत चर्चाओं में है। अभी मोदी जी ने इसको पार्लियामेंट में भी शुरू किया था, मतलब गायन हुआ इसका। तो ध्यान रखिए आगामी परीक्षाओं में ये 26 को लेके 25 के अंत को लेके, मतलब 25 छोड़िए, 26 में आने वाली परीक्षाओं में सभी में ये क्वेश्चन आपके सामने बनना है। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। इसके लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं बेटा इसके रचयिता। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बेटा इसका गायन हुआ 1896 में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया, पहली बार 1896 में गाया गया, 1896 में। और बेटा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया। ये जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत बना दिया जाता है। संविधान सभा इसको अपना राष्ट्रीय गीत मानती है, स्वीकार कर लेती है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और इसमें जो गाया था वो कांग्रेस ने गाया था, और शुरू करने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर। इसको लेके आप ध्यान रखिए कि संविधान सभा ने इसको राष्ट्रीय गीत कब बनाया है? 24 जनवरी 1950 को बनाया। इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था और कब गाया गया था? 1896 में। और कलकत्ता में। अधिवेशन का मतलब होता है बेटा इनकी मीटिंग, प्रत्येक वर्ष होती थी उस समय, कांग्रेस का अधिवेशन होता था, उसमें यह गाया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? बेटा राष्ट्रीय जो जलीय जीव है हमारा, गैंगेटिक डॉल्फिन है, यानी डॉल्फिन है। और ये कहाँ पाई जाती है? ज्यादातर गंगा डॉल्फिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? गंगा डॉल्फिन। किसमें मिलती है? ये हमारे गंगा में मिलती है। इसको राष्ट्रीय जीव का जो दर्जा मिला है वो 2009 में मिला है। राष्ट्रीय जीव का दर्जा बेटा कब दिया गया? आपको ईयर भी पूछ सकता है, 2009 में घोषित किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज का राष्ट्रीय भाषा का उपयोग, अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंद कर दिया था? बेटा देश आजाद हो गया था तो हमने जो अंग्रेजी को बंद कर दिया आधिकारिक तौर पर 1950 में। कब बंद कर दिया? आधिकारिक तौर पे 1950 में बंद कर दिया। ये 1950 से लेकर 1956 के बीच में चलता है, और हम इसको क्या कर देते हैं बेटा? बंद कर देते हैं 1965 में। अब हमने क्या किया, इसका आधिकारिक उपयोग चल रहा था 1950 से, 65 में बंद करने के बाद में हमने जरूरत के हिसाब से इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। जरूरत के हिसाब से प्रयोग। आज भी हमने अपनी 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी को शामिल नहीं किया है। उस समय अंग्रेज थे तो अपना काम इसी में करते थे। हमने देखा जहां जरूरत है इसकी तो हम उसको उतना ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत के संविधान का 17वां भाग अनुच्छेद 243 से कहां तक जाता है? यानी इसमें भाग 17 आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 17 किससे जुड़ा हुआ है बेटा? राजभाषा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? राजभाषा। और आर्टिकल की हम बात करें, आपसे कह रहा है 343 से लेके कितने आर्टिकल तक इसमें चर्चा की गई है? तो बेटा 343 से लेके 351, 351 तक। तो यहाँ खाली जगह है, इसमें आपसे पूछ रहा है क्या आएगा? 350 बनाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक भाषा, सरकारी भाषा माना गया है?
आपसे पूछ रहा है हिंदी, और हिंदी में कौन सी वाली? देवनागरी लिपि वाली। देवनागरी लिपि की जो हिंदी है, जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं या जो आपके सामने लिखी गई है, ये कौन सी लिपि है बेटा? ये देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि जो है तुम्हारे सामने है, तो इसको अंग्रेजी के साथ आर्टिकल 343 में, हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है। ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल बेटा 343 कहता है। ठीक है, इसका हम अपने जरूरत के हिसाब से प्रयोग करेंगे। आर्टिकल 321 ये बेटा लोक सेवा आयोग से जुड़ा हुआ है। लोक सेवा आयोग, यूपीएससी एसपीएससी है। आर्टिकल 335 का बेटा संबंध है एससी एसटी जो सेवाएं, प्रमोशंस वगैरह जो होते हैं, एससी एसटी सेवाओं से, पद से जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है। आर्टिकल 351 351 बच्चे क्या कहता है? आर्टिकल 351 की बात करें, हिंदी भाषा के विकास की बात करता है। किसकी बात करता है? हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, आर्टिकल 351। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राज्य की भाषा आधार पर मान्यता दी गई? यानी राज्य की भाषा ही आधार, ये आपसे पूछ रहा है कि भारत में कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य भाषाई आधार पर बना, आधार पर बना, आपसे ये कह रहा है। तो बेटा 1953 में, 40 श्री रामुल्लू करके राज्यों का गठन होना था, पुनर्गठन का विचार चल रहा था। ये व्यक्ति अनशन पर बैठ जाते हैं और 56 दिन तक ये मांग कर रहे थे भाषाई आधार पर, और 56 दिन तक इन्होंने क्या किया बेटा? भूख हड़ताल कर दी। और ये बुजुर्ग व्यक्ति थे और इनकी हो जाती है डेथ। क्या हो जाती है? डेथ। तो पहला राज्य जन आक्रोश को देखते हुए आंध्र प्रदेश बनाया जाता है। ये भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। कब गठित हुआ? 1953 में गठित हुआ। निम्नलिखित में से भारत की राजभाषा क्या है बेटा? भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है। कौन सी है बेटा? देवनागरी लिपि में हिंदी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रशासनिक सेवाओं या समितियों से जुड़े हुए क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? बेटा अखिल भारतीय सेवा, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस तो बिल्कुल है। विदेश सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय वन विभाग सेवा, तो बेटा आईएएस और आईएफएस ये तो है, लेकिन भारतीय विदेश सेवा नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, भारतीय विदेश सेवा। आर्टिकल 312 के द्वारा, बेटा आर्टिकल 312 के द्वारा राज्यसभा क्या कर सकती है? इस पर नई अखिल भारतीय सेवा को बना सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ग्रामीण तथा लघु उद्योग समिति के नाम से जानी जाती है? बेटा इसमें करवे समिति का संबंध है। इससे इसका संबंध है करवे समिति, करवे समिति का संबंध इससे है। ये आप चक्रवर्ती समिति देख रहे हैं, ये आरबीआई की मौद्रिक नीति से जुड़ी हुई है। इससे आरबीआई की मौद्रिक नीति से संबंध है। ठीक है। और बेटा पीके मोहंती वित्तीय समावेशन से जुड़ी हुई है। पीके मोहंती समिति जो है वित्तीय समावेशन से जुड़ी है। ठीक। और हम जो नीचे एक समिति देख रहे हैं केवी कामत, ये भी आरबीआई से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है बेटा? आरबीआई से जुड़ी हुई है। 2022 का क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव रखा था? पंचायती राज का प्रस्ताव बलवंत राय मेहता ने रखा था। बलवंत राय मेहता
समिति ने, और इन्होंने त्रिस्तरीय ढांचे की बात करी। त्रिस्तरीय ढांचा, ठीक है। 1957 में शायद इस समिति का गठन हुआ। कब हुआ बेटा? 1957 में, ठीक है। लेकिन जो अशोक मेहता समिति है, इसने दो स्तरीय व्यवस्था की बात की थी, दो स्तरीय सिस्टम की बात की थी। इसके बाद आई थी बलवंत राय मेहता समिति, इसने पंचायती राज का प्रस्ताव रखा था। आगे आते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल। यूपीएससी के बेटा तो 6 या 65, कितना होता है बेटा? 6 या 65 वर्ष जो पहले हो। क्या होता है? जो पहले हो। इस बात को आप समझ गए होंगे भली भांति। अगर एक व्यक्ति 62 साल की उम्र में इस पद पर जाता है तो 65 पर रिटायर हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति 45 साल की इस उम्र पर जाता है तो 6 साल काम करने के बाद में कितने साल काम करेगा? 6 ईयर काम करेगा और रिटायर कर दिया जाएगा, वहां से हटा दिया जाएगा। ये तो हो गया यूपीएससी। अभी आपसे पूछ ले स्टेट पीएससी, एसपीएससी, राज्य का लोक सेवा आयोग, तो बेटा यहाँ हो जाएगा 662। तो केवल ये अंतर है, राज्य के लिए 62 होती है, केंद्र के लिए 65 वर्ष होती है मोस्टली, आप जहां देखोगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं पर सृजन करने का बेटा राज्यसभा को अधिकार देता है? अभी मैंने जो पीछे डिस्कस किया था, आर्टिकल 312 राज्यसभा को क्या देता है बेटा? अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, ठीक है। आगे चले, 326 की बात कर लें। ये 336 है बेटा, ये एंग्लो इंडियन से जुड़ा हुआ है। अब तो इसका अस्तित्व नहीं है। ये रेलवे, डाक वगैरह, इनमें सर्विसेज की बात करता था, सेवाओं की बात करता था, ठीक है। 327 संसद के चुनावी संबंधों से जुड़ा हुआ है, संसद के चुनावी नियम वगैरह बना सकती है, नियमावली से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आर्टिकल 333 ये बेटा राज्यपाल का, ये भी एंग्लो इंडियन से है। एंग्लो इंडियन का लेजिस्लेटिव असेंबली में एक सदस्य को मनोनीत करने का जो राइट था, नॉमिनेट करने का राइट था, उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका आर्टिकल है, कौन सा? आंसर डी सही हो जाएगा 2022 का। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? बेटा आपसे पूछ रहा है कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 323 ए बेटा ये मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। इसको जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, जरूरत के हिसाब से जोड़ दिया गया है, ठीक है। ये जो हमारा है 307 आर्टिकल 301 और 304 के यूज के बारे में बताता है। इसका प्रयोग इन दोनों को मिला के किया जाएगा। ये 290 है बेटा, ये केरल राज्य से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? केरल राज्य के जुड़ा हुआ है, केरल राज्य से इसका संबंध है, केरल और तमिलनाडु राज्य से संबंध है। आर्टिकल 271 टैक्सेशन से जुड़ा हुआ है, जीएसटी को छोड़ के बात की गई है। जीएसटी छोड़कर अन्य टैक्स के संबंध में कुछ बातें इसमें कही गई हैं, ठीक है। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा संयुक्त सेवाएं माना जाता है? बेटा आर्टिकल 312 के अंतर्गत। अभी आपने पीछे देखा इस बात को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है? बेटा स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा प्रधानमंत्री मैक्सिमम आ सकते हैं 5 साल के लिए, मुख्यमंत्री 5 साल के लिए, रक्षा मंत्री ज्यादा से ज्यादा चल जाएंगे तो 5 साल के लिए, लेकिन प्रशासनिक सेवा वाला एक भर्ती में होगा
फिर अपने 60 साल की या 65 साल की जो भी रिटायरमेंट की मैक्सिमम अवधि होगी तब तक काम करेगा। ठीक है, तो कौन सा आएगा? प्रशासनिक सेवा। आगे आइए, पंचायती राज को लेकर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिला उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? बेटा 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 आपने पढ़ा है, और मैंने जो पढ़ाया है, शायद जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लासेसों में उन्होंने देखा होगा, जो क्लास लेते हैं ये बहुत अच्छे से पढ़ रखा है आपने। 1/3 सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी गई हैं। कितनी सीटें? 1/3 सीटें। ठीक है, कुछ राज्यों ने 50% भी आरक्षण दे रखा है, जैसे पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश। इन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं उनमें महिलाओं को 50% सीटें रिजर्वेशन में दे रखी हैं। ठीक है, ये रिजर्वेशन कहाँ देते हैं बेटा? पंचायतों में और नगर पालिकाओं में। और नगर पालिका है। पंचायतों की बात करें तो बच्चों ये जो आर्टिकल 243D देता है, कौन सा देता है? 243D आर्टिकल देता है इनको। और यहाँ बात करें तो आर्टिकल 243T आरक्षण देता है। कौन सा देता है बेटा? 243T आरक्षण देता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलता हूँ। 1/3 कितना देता है बेटा? 1/3। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज स्थापित करता है। बेटा पंचायती की बात करें, अनुच्छेद पंचायत के लिए, पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में है। किसमें है? आर्टिकल 40 में है। ठीक है, आर्टिकल 38 डीपीएसपी से जुड़ा हुआ है बेटा, ये भी डीपीएसपी है। ये कल्याणकारी की बात करता है, इसकी कल्याणकारी योजनाएं पॉलिसी बनाने की बात करता है। 39 बेटा किससे जुड़ा हुआ है? राज्य द्वारा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 39A भी आपने पढ़ा होगा, इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं जनता के लिए, ये भी डीपीएसपी से है। आर्टिकल 41 क्या कहता है बेटा? तुमने देखा होगा कुछ विशेष परिस्थिति में, कैसी वाली में? विशेष परिस्थिति में काम, ठीक है, शिक्षा, रोजगार, ये इन सब की बातें करता है। कौन देगी? सरकार दे सकती है आपको, है ना। सरकार ऐसे पॉलिसी बनाएगी तब भी ध्यान देगी इन चीजों का। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल पंचायतों से संबंधित है? कौन सा भाग, सॉरी, कौन सा भाग बेटा पंचायतों से संबंधित है? तो भाग 9 किससे है? पंचायतों से। और भाग 9A ये नगर पालिकाओं से है बेटा। भाग 10 बेटा किससे जुड़ा हुआ है? SC ST क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। SC ST जनजाति क्षेत्र। भाग 7 भाग, तो यहाँ विशेष राज्य थे पहले, बी कैटेगरी वाले। और बेटा भाग 8 किससे जुड़ा हुआ है? संघ राज्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? संघ राज्य क्षेत्र से, क्षेत्र से इसका संबंध है। समझ में आ गया होगा, चारों भाग समझ में आ गए आपके कौन कौन से हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। पंचायती राज सर्वप्रथम लागू हुआ था, तो बेटा सबसे पहले पंचायती राज लागू होता है राजस्थान में। तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट आई और उन्होंने जो ढांचा दिया वो नागौर जिले में इसका परीक्षण किया जाता है, राजस्थान के एक नागौर जिले में, और परीक्षण हो जाता है सफल। ये लागू होता है 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, तो पहला राज्य, वो पहला स्टेट कौन सा हो जाएगा बेटा? राजस्थान।
और ज़्यादा सफल रहा तो दूसरा स्टेट हो जाएगा बेटा आंध्र प्रदेश, इसने भी लागू कर दिया 1959 में। फिर थर्ड स्टेट है असम बेटा, 1960 में इसने भी पंचायती राज को लागू कर दिया है। 2 अक्टूबर की डेट किस लिए चुनी गई? महात्मा गांधी जी का सपना था, उनका कहना था कि असली भारत गांव में बसता है। तो गांधी जयंती की डेट को ही चुना गया। ठीक है, समझ में आ गई होगी बेटा। बट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। चकमा जाति लोगों के लिए 1972 में भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सीएडीसी का गठन किया गया। सीएडीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो बेटा सीएडीसी का आपसे पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है बेटा, ये मिजोरम राज्य से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मिजोरम स्टेट से जुड़ा हुआ है। किससे? मिजोरम स्टेट से। यह यहाँ की विधानसभा की स्वीकृति के बाद बेटा विशेष रूप से आवंटित कार्यपालिका के रूप में प्रशासन करती है ये। ठीक है, सीएडीसी चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है एक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये विविध क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सरकार के एक स्तर से अधिक स्तर के संदर्भ में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो सरकार के बेटा एक स्तर से अधिक होने पर संघवाद का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? संघवाद। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, पश्चिम दिशा की ओर नीति। तो बेटा पश्चिम दिशा की ओर नीति का मतलब है विदेश नीति से। किससे संबंध है? विदेश नीति से संबंध है। पश्चिमी एशियाई देशों से संबंधों की बात की गई थी। पश्चिमी एशियाई देशों से संबंधों की बात थी। ठीक है, तो विदेश नीति से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, भूमि अधिग्रहण कानून किस वर्ष पारित हुआ? बेटा भूमि अधिग्रहण जो कानून है वो 1 जनवरी 2014 को पारित होता है। कब होता है? 1 जनवरी। पारित तो 2013 में हो जाता है, सॉरी पारित हुआ, आपसे ये पूछ रहा है पारित। पारित हुआ 13 में और 1 जनवरी 2014 में बच्चा लागू हो जाता है। यानी इसमें कह दिया गया सार्वजनिक कार्य के लिए किसी की भी जमीन ली जा सकती है। ठीक है, क्या कह दिया गया? सार्वजनिक कार्य के लिए यानी देश के हित के लिए कोई मना नहीं करेगा, उसकी जमीन ली जा सकती है। वह है, उसे क्या दे दिया जाएगा बेटा? मुआवजा दे दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जब सरकार उत्पादन इकाइयों को वित्तीय सहायता देकर उसके उत्पाद में एक निश्चित मूल्य पर बेचने के लिए स्थिर कर देती है तो इसको क्या कहा जाता है? तो वित्तीय सहायता जब सरकार देगी बेटा तो हम उसे क्या कहेंगे? तो हम उसे सब्सिडी कहेंगे। क्या कहेंगे? सब्सिडी कहेंगे। आपने देखा होगा जैसे गैस पे सब्सिडी मिलती है तो उसने रेट फिक्स कर दिया और हेल्प कुछ कर दिया खुद। आपने देखा होगा रसायन उर्वरकों पर सब्सिडी मिलती है और उसके रेट जो है फिक्स कर देती है। सिलेंडर का रेट फिक्स कर देती है सरकार। यूरिया की बोरी है, डीएपी की खाद है, इन सब पे क्या कर देती है? रेट फिक्स कर देती है, तो सब्सिडी देती है। क्या देती है बच्चों? सब्सिडी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रोहिंग्या मुद्दा किससे जुड़ा है? बेटा ये रोहिंग्या वाला मुद्दा बड़ा गंभीर है, ये म्यांमार से जुड़ा है। म्यांमार ने इनको देश से निकाल दिया। रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या जटिल इसलिए है कि ये उग्रवादी हैं। कैसे हैं बेटा? उग्रवादी हैं। तो इन्होंने निकाल दिया गया, फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया गया। इन्होंने कई देशों में समस्याएं खड़ी कर दी। ये यहां से निकल के भारत चले आए।
कुछ बांग्लादेश चले गए, और जहां भी ये चले जाएं वही समस्या इनके ये लोग खड़ी कर देते हैं जाके। ठीक है, तो बाद में इंटरनेशनल दबाव बना तो इन्होंने कुछ समुद्री इलाके साइड में कुछ ऐसी जगह मतलब टीले बना के इनको समुद्र के साइड वाले हिस्से में, और इनको घर बना के दिए, तुम इधर रहोगे। ठीक है, ऐसे करके ये बहुत गंभीर समस्या है, ये जहाँ रहते हैं वो अशांति कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 की धारा 4(2) राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को अपराधियों दोषियों के रिकॉर्ड संग्रह की तारीख से पूछ रहा है कितने वर्ष की अवधि के लिए संग्रहित करने के लिए अधिकृत करती है। बेटा आपसे पूछ रहा है कितने वर्ष अधिकृत करने के लिए बात कहती है। 25, 10, तो बेटा ये 75 वर्ष, कितने वर्ष करती है? 75 वर्ष के लिए करती है। 2022 का क्वेश्चन है, ये करंट से कोई हाईलाइट मुद्दा रहा है तब पूछा है। ऐसे क्वेश्चन जब कोई हाईलाइट मुद्दा रहता है, कोई केस हाईलाइट रहता है, तभी आपके सामने आते हैं। सितंबर 2017 में भारत अपने किस पड़ोसी देश में एक महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की सुधार में मदद करेगा? तो बेटा ये म्यांमार में। कहाँ मदद करेगा? म्यांमार में। ये 2017 से जुड़ा हुआ है, यानी 2017 में करंट में ये बात रही होगी, तो आपको करंट अफेयर के रूप में ये क्वेश्चन पूछ लिया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस के, उसमें गाया गया था 1896 में। ये 2025 में अभी हुआ है पार्लियामेंट में, अभी मोदी जी के द्वारा गाया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम नार्कोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट लागू किया गया है? तो बेटा आपको ये पूछ रहा है ये कब लागू किया गया? 1985 में, और ये हस्ताक्षर किए थे उस समय डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। इस समय बेटा ये लागू होता है। ड्रग्स वगैरह जो ऐसी दवाइयां हैं, ऐसे नशीले पदार्थ हैं, उनके संबंधित ये कानून है। आगे आते हैं। भारतीय कारखाना अधिनियम की किस धारा में यह उल्लेख किया गया यदि किसी कारखाने के उद्योग में 30 से अधिक महिलाओं को नियोजित किया जाता है, यानी 30 से अधिक महिलाओं को नौकरी दी जाती है, जॉब दी जाती है, तो नियोजित किया जाता है, तो शिशु गृह की व्यवस्था की जाएगी। तो बेटा वहां क्या बनाना पड़ेगा उन्हें? शिशु गृह। कोई कंपनी है, वही महिलाएं हैं, तो महिला काम करने आएगी, उनका छोटा बच्चा भी होता है, तो कौन सी धारा बेटा इस बात को कहती है? तो धारा 48 भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 कौन सी धारा है? 48 है धारा 48। धारा 38 क्या करती है बेटा? 38। तो 38 आग लगने की दिशा में पूर्व व्यवस्थाएं क्या थी? ये आग से संबंधित है, यानी आपने देखा होगा जहां कंपनी वगैरह होती है वहां आग बुझाने के कुछ पर्याप्त उपकरण रखे जाते हैं, तो इसीलिए लग जाएगी, हादसा हो जाएगा तो जनहानि हो जाएगी। ठीक है। 37 क्या कहती है बेटा? विस्फोटक पदार्थों से जुड़ा हुआ मामला है, गैस वगैरह। धारा 52 क्या कहती है बेटा? 52 वीकली अवकाश जो होता है, वो धारा 52 ये साप्ताहिक अवकाश की बात करती है, साप्ताहिक अवकाश से जुड़ी हुई है। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है, और ये कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहा होगा किसी न किसी मुद्दे को लेके, तब ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाते हैं। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यायिक और गैर न्यायिक अधिकारों के बीच भेद करने के लिए प्रतिष्ठित संप्रभु समिति की बात कर रहा है, किस वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी? तो बेटा ये संप्रभु समिति है, इसकी रिपोर्ट किस वर्ष में आई है, आपसे ये जानना चाह रहा है। तो ये 1945 में आई है। किससे संबंधित थी ये? अल्पसंख्यकों को लेकर थी।
इस रिपोर्ट का संबंध अल्पसंख्यकों से संबंध था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बेटा। भारतीय संविधान और लचीलेपन का एक अनूठा मिश्रण है, कैसा है बेटा? तो हमारा यहाँ दृढ़ता है, यानी टिकाऊपन है भारतीय संविधान में। क्या है बेटा? दृढ़ता यानी टिकाऊपन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ, आपका समय न बर्बाद हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिल जाए। देखो, बहुत लंबा चौड़ा देखने के लिए बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ये, कहीं ना कहीं करंट से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करते हुए पारित केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन, कौन सा बेटा? केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021 के तहत, अधिनियम 2021 के तहत सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय नामक एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाने वाला है। इसे किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो बेटा 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो यूनियन टेरिटरी बना दिए जाते हैं। ये लद्दाख में स्थापित किया जाना है। आगे आते हैं। भारत में असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, जिसका उद्देश्य था समान क्षेत्र के लोगों का कल्याण करना? बेटा ये कानून कब आता है तुम्हारे यहाँ? तो 30 दिसंबर 2008 में आता है बेटा। कब आता है? 30 दिसंबर 2008 में आता है इसका। आगे आइए। गोवा को राज्य का दर्जा मिलने के बाद मार्च 2022 तक गोवा की वर्तमान विधानसभा कौन सी है? तो बेटा गोवा। गोवा में बेटा सबसे पहले पुर्तगाली आए। कौन आए? पुर्तगाली। और इन्होंने कब्जा कर लिया। बेटा इंडिया से जाने वाले सबसे लेट में अंग्रेज चले गए थे, लेकिन पुर्तगाली नहीं गए थे। सबसे लास्ट में भारत से हैं। पुर्तगाली गए हैं यहाँ से। ठीक है। तो बेटा इस समय जो 2022 तक, यानी अभी एट 8वीं विधानसभा चल रही है। कौन सी वाली विधानसभा चल रही है? 8वीं विधानसभा चल रही है। और 30 मई 1987 को इसका पुनर्गठन होता है। कब होता है बेटा? 30 मई 1987 को गोवा का क्या होता है बेटा? पुनर्गठन। ठीक है। तो गोवा आजाद पूर्ण रूप से, यानी गोवा भारत का राज्य बनता है 1987 में। कब बनता है बेटा? 1987 में गोवा भारत का पूर्ण रूप से राज्य बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? बेटा जो शारदा अधिनियम है, शारदा एक्ट, यानी शारदा अधिनियम, ये छोटी बच्चियों के पहले विवाह कर दिए जाते थे। तो बेटा ये बाल विवाह से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? बाल विवाह से जुड़ा हुआ है। जो शारदा नाम है कैसे आया? तो बिलास शारदा करके एक महिला थी, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। बिलास शारदा। और इन्होंने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र की बच्ची की शादी नहीं करनी है। कितनी? 14 वर्ष कम उम्र के बच्चों की शादी पर रोकथाम लगाई है। बाल विवाह विरोध अधिनियम से जुड़ा हुआ है। पहले 9 साल, 7 साल, 10 साल ऐसे उम्र में शादी कर दिया जाता था। वो 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद फिर विदाई होती थी बेटा। उस तरीके का रूल था, तो उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। बीमा संशोधन अधिनियम 2021 निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन करता है? बेटा बीमा अधिनियम 2021 किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो ऑप्शन तुम्हारा है हो जाएगा बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करता है। बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करता है। ये क्वेश्चन बच्चे ये तभी आते हैं ऐसे कोई मुद्दे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहे हों, इनको लेके कोर्ट में कुछ ज़्यादा बवाल हुआ हो, कहीं कोई निर्णायक फैसला आया हो कोर्ट के द्वारा। ठीक है। विदेशी मुद्रा विनिमय यानी फेरा आरबीआई को विनिमय नियंत्रण के लिए वैधानिक शक्ति प्रदान करता है। बेटा एक कानून था पहले, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज। क्या है बेटा ये? फॉरेन एक्सचेंज
रेगुलेशन एक्ट, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेट एक्ट। तो आपसे पूछ रहा है कि शक्ति प्रदान कब की गई बेटा इसे, ठीक है। तो इसको जो है 1947 में शक्ति आई। क्या होता है बेटा इसको, 1947 में। और ये जो है प्रभावी होता है बेटा, ये एक्ट जो बनता है, जो तुम्हारा लागू होता है, पास होता है पार्लियामेंट के द्वारा 1973 में। और 1999 में है, 1999 में बेटा इसका नाम चेंज कर दिया जाता है और फेमा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, फेमा। तो बस मैनेजमेंट शब्द जुड़ जाएगा इससे, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, आर की जगह एम कर दिया गया, मैनेजमेंट कर दिया गया। आपको बस या तो डेट पूछेगा फेरा से फेमा कब बना, तो 1999 में। आपसे पूछेगा फेरा की फुल फॉर्म क्या है, या आपसे पूछ लेगा फेमा की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। फेमा या फेरा की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा। क्वेश्चन वैसे ये जाता है इकोनॉमिक्स में, इसमें चला जाता है, लेकिन ये संशोधन आ गया तो ये पार्लियामेंट उसमें आ गया बेटा, पॉलिटी में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बैंकिंग अधिनियमन 1949 में से जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर शब्द हटा दिया गया? कौन सा शब्द बेटा, जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर। पहले हम जो बातें करते थे जम्मू कश्मीर को अलग कर देते थे बेटा, तो ठीक है, ये शब्द हमने आरबीआई से हटा दिया 1956 में। कब, 1956 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा को आत्महत्या को दुष्प्रेरित से संबंधित है। बेटा ये आत्महत्या से जुड़ी हुई कौन सी है, 306 है। कौन सी है, 302 में आत्महत्या, लेकिन आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना बेटा, क्या करना, दुष्प्रेरित करना। तो 312 है बच्चे, ये गर्भपात से जुड़ी हुई है, यानी महिला का आप लोग बच्चे अबॉर्शन करवाते हैं, अबॉर्शन से जुड़ी हुई है, ठीक है। और तुम्हारी जो है 300 है, ये गैर इरादतन हत्या से जुड़ी हुई है। मानव हत्या, ठीक है। तीनों समझ में आ गई। आगे चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन है, कौन सा मामला पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1948 के दायरे से बाहर जाएगा? विवाह रद्द किया जाना, तलाक या दाम्पत्यिक मतलब होता है पति पत्नी अधिकारों का पुनर्प्रतिष्ठापन। बेटा वाणिज्यिक मामला इससे नहीं आएगा, ये लॉजिकली क्वेश्चन था, ये व्यापार से जुड़ा हुआ है। आगे आएंगे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ अधिनियम द्वारा शासित है। स्वतंत्रता के बाद सीआरपीएफ अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया? तो बेटा ये सीआरपीएफ एक्ट है 28 दिसंबर 1949, 28 दिसंबर 1949 को लागू कर दिया जाता है। ये अंग्रेजों ने बनाया था बेटा पहले, सुरक्षा की दृष्टि से सीआरपीएफ। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया जाता है? बेटा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया जाता है? बच्चों ये 2005 में लागू होता है। कब लागू होता है, 2005 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बेटा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने विपरीत लिंगी यानी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया? तो बेटा ये सामाजिक किससे जुड़ा होगा, तो समाज की बात आ रही है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ा हुआ है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है किससे जुड़ा हुआ है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बिल्कुल वित्त मंत्रालय से है। पीएम स्वच्छा योजना, किसान विकास पत्र, कौशल विकास वाली नहीं है बेटा, ये एमएसएमई से जुड़ी हुई है। किससे है, एमएसएमई 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे इतने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आपको पूछ रहा है तो बेटा 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
जिसने सुसाइड करने की कोशिश की हो, ठीक है, सुसाइड करने की कोशिश की हो, तो उसे अधिकतम दंड 1 साल तक दिया जा सकता है। खुद ही आप मरने की कोशिश करोगे और आपको क्या कर दिया जाएगा? बेटा ये धारा 309 में आता है, इसमें आता है, लॉर्ड मैकाले ने ये कानून बनाया था। लॉर्ड मैकाले के समय का ये कानून है बच्चों, ठीक है। आगे चलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा, गैर कानूनी सभा। बेटा गैर कानूनी सभा से संबंधित है तो दंड दे दिया जा सकता है, आर्टिकल वो धारा 143। भूटान का संविधान किस तारीख को लागू होता है? 18 जुलाई 2008 को लागू होता है बच्चों। भूटान का संविधान कब लागू होता है? 18 जुलाई 2008 को। 35 आर्टिकल हैं, 4 अनुसूची हैं बेटा इसमें। कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल 35 हैं कुल टोटल आर्टिकल। और अनुसूची की बात करें तो बच्चों अनुसूची 4 हैं। इसको प्रत्येक भूटानी नागरिक याद कर सकता है, चाहे तो इंडिया वाले तो पूरा ही चाट जाएंगे इसको, है ना, हम लोग चाट सकते हैं। हमारा संविधान कितना बड़ा है आपने देखा ही। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेपाल का नया संविधान बना? बेटा नेपाल का नया संविधान कौन से ईयर में आया, आपसे ये पूछ रहा है। भूटान का आया, भूटान के बाद में फिर नेपाल आ जाता है। कब आ जाता है बच्चों? 2015 में। कब? 2015 में। तो बेटा यहाँ नेपाल में बात की जाए, 296 आर्टिकल हैं और 7 अनुसूची हैं। इसमें टोटल आर्टिकल 296। अनुसूची की बात करें कितनी है? 7 अनुसूचियां हैं इसमें। छोटे देश हैं बेटा, छोटा ही संविधान है उनका। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? बेटा स्वतंत्र भारत के पहले षणमुखम शेट्टी, ठीक है, और इन्होंने बजट पेश किया। षणमुख शेट्टी करके आएंगे, आर के षणमुख शेट्टी। ये कौन थे बेटा? स्वतंत्र भारत के पहले। 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया, 1947 को। अब क्रिटिकल क्वेश्चन बने, ये तो हो गए स्वतंत्र भारत के पहले। अब आपसे कह सकता है गणतंत्र भारत के पहले पहले या पहला बजट, तो जॉन मथाई कौन बने? जॉन मथाई हुए, और इन्होंने पहला जो है बजट पेश किया गणतंत्र भारत का 28 फरवरी 1950 को। गणतंत्र और स्वतंत्र का मतलब समझते हो बेटा? स्वतंत्र आजाद हो जाना 1947 में, स्वतंत्रता दिवस, और गणतंत्र दिवस यानी संविधान लागू हो जाना, गणतंत्र का मतलब। आगे चलिए, गोपीनाथ बारदोलोई ये संविधान सभा के हिस्सा थे, किस राज्य से इनका संबंध था? बेटा इनका संबंध आसाम राज्य से था। किससे था? असम से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस भारतीय लेखक ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान का कलमबद्ध किया है? यानी बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है किसने लिखा है? आपसे केवल ये कह रहा है। तो बेटा ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है? आमार सोनार करके बेटा ये है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जनगण मन लिखा है बेटा। यानी भारतीय जो हमारा राष्ट्रगान है वो किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और इसको बच्चा अपना कब लिया गया? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने एडॉप्ट कर लिया इसको। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने एडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को असमानता आधारित संस्कृति या भूगोल के मतभेदों को चिन्हित करने के लिए नहीं बनाया गया था? तो बेटा ये देखो, समझ में नहीं आ रही होगी कोई बात नहीं है, एमपी है इसका आंसर। क्या है बच्चे? मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? बच्चों कॉलोनी कहते हैं इसको। क्या कहेंगे? कॉलोनी। अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूं मैं, खाली जगह है
में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। बेटा लोकतंत्र में, इसमें लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए। प्रत्येक वोट का क्या होता है बेटा? एक समान मूल्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे बच्चों। किस राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता? ऐसे देश को बेटा साम्यवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? साम्यवादी। जैसे कि चीन, चीन में भी एक साम्यवादी व्यवस्थाएं हैं बेटा। कम्युनिस्ट बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? कम्युनिस्ट। पार्टी बनाने की तो अनुमति है, लेकिन बच्चों चुनाव में नहीं उतरेगी। क्या नहीं करेगी? चुनाव में नहीं उतरेगी, उसको अनुमति नहीं दी जाती है, प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ऐसा कदाचार है जिसके द्वारा कोई पार्टी या उम्मीदवार अपने वोट को बढ़ाने के लिए आसक्त होता है, तो बेटा इनकम्बेंसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इनकम्बेंसी। ऑप्शन डी सही है। इसमें आप सत्ता पक्ष की बुराई कर सकते हैं। क्या करेंगे? सत्ता की आलोचना। विपक्ष का साथ ले सकते हैं। इसके लिए अपने वोट बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है? बेटा ऐसा कहाँ होता है? लोकतंत्र में होता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। निम्न में से कौन सा सही है? प्रत्येक राज्य राज्यसभा में सदस्यों को समान भेजता है। बेटा ये गलत है। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। प्रत्येक राज्य राज्यसभा में 50 सदस्यों को भेजता है, तो ये भी बात गलत है। किसी राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या उस राज्य की 1950 की जनसंख्या पर आधारित होगी, तो बेटा ये भी बात गलत है। ये किस पे आधारित है? 1971 पे। कब तक के लिए फिक्स है? 2026 तक के लिए। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाले, किस प्रदेश में काफी समय से वाम गठबंधन की सरकार है? तो बच्चा वामपंथी जो सरकार है वो लंबे समय से वेस्ट बंगाल में और दीदी जी के शासन में चली आ रही है। कौन सीएम है यहाँ? ममता बनर्जी। क्या नाम है पार्टी का? तृणमूल कांग्रेस। क्या नाम है बच्चों? तृणमूल कांग्रेस। तो आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। अगले क्वेश्चन पे आइए। इस समय केंद्र में किस गठबंधन की सरकार चल रही है, वह क्या है? बेटा गठबंधन क्या कहलाता है? तो इस समय या जब 2002 में क्वेश्चन आया था, उस समय सरकार थी एनडीए गठबंधन की। किसकी सरकार थी बेटा? एनडीए गठबंधन की सरकार थी। और आज भी वर्तमान में एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। एनडीए बेटा कई पार्टियों का, यानी वर्तमान में देखी जाए तो वर्तमान में इनके साथ 42 पार्टियां जुड़ी हुई हैं। कितनी पार्टियां जुड़ी हैं? 42 पार्टियां जुड़ी हुई हैं। 42 पार्टियों का एक गठबंधन है। इसको एनडीए को बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में। अटल बिहारी जी ने बनाया था और फर्स्ट अध्यक्ष भी रहे इसके। फर्स्ट अध्यक्ष भी रहे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। तो कौन सी किसकी सरकार है? आज भी है और जिस समय क्वेश्चन आया तब भी। आगे चलते हैं। 26 जनवरी है, कौन सा दिवस है? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, संसद दिवस? जल्दी से बताइए। अभी मैंने ये बात पीछे डिस्कस की थी बच्चों, ये बात मैंने पीछे आपके सामने डिस्कस की थी। जल्दी बताएंगे। 30 जून को बच्चों, 30 जून को क्या मनाया जाता है? संसद। 30। ठीक है बेटा, 26 जनवरी क्या है? स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, या बच्चों तो 26 जनवरी बेटा हमारा गणतंत्र दिवस है। कौन सा है? यानी 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950
संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था। स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो कब होता है बच्चों हमारा? 15 अगस्त। कब होता है? 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो जाता है। ठीक है। 30 जून को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बेटा? 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो हमारा जो है 26 जनवरी को क्या है बच्चों? तो 26 जनवरी को है हमारा गणतंत्र दिवस। कौन सा दिवस है? गणतंत्र दिवस। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं? 15 अगस्त। और संसदीय संविधान दिवस की बात करें, संसद दिवस की बात करें तो बच्चों संसद दिवस मनाते हैं हम 30 जून को। 30 जून को कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। लोक जनशक्ति पार्टी एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसका चुनावी आधार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बेटा ये बिहार राज्य में है। किस राज्य में? बिहार राज्य में। और चिराग पासवान के पिता इसके बच्चों? अभी चिराग पासवान एक युवा नेता हैं। इनके जो है पिताजी ने इस पार्टी को बनाया था। चिराग पासवान के पिताजी ने इस पार्टी को बच्चा बनाया था, जिनका नाम था रामविलास पासवान। क्या नाम था? रामविलास पासवान। और ये पार्टी इन्होंने बनाई थी बच्चों सन 2000 में। कब बनाई थी? सन 2000 में। ये बिहार की कैसी है बच्चों? क्षेत्रीय पार्टी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए नवोन्नत वर्ग मापदंड लागू किए गए हैं? तो बेटा ये ओबीसी के संबंध में है। किसके संबंध में है? ओबीसी के आरक्षण को लेके है नया अपडेट, जो 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाया जाता है उसकी बात करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारे के सारे ये क्वेश्चनों को करंट से रिलेट किया जाता है। जिस समय वो इश्यू करंट में रहते हैं उनको आपके सामने क्रिटिकल के रूप में पेश कर दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को देख के घबराते नहीं है। ये क्वेश्चन आप विविध में देख रहे हैं तो आपके सामने एक जगह इकट्ठे हुए हैं। पिछले 10-20 वर्षों के क्वेश्चन हैं, तो इनको देख के आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। सन 2000 से लेके और इस समय 2025 में हम पढ़ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन एक जगह आ गए हैं। हर परीक्षा में 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को निम्नलिखित में से किस स्थान पर फहराया था? तो बेटा ये स्टुअर्टगार्ड जगह है, ये जर्मनी में है। कहाँ है बच्चों? जर्मनी में। तो मैडम भिकाजी कामा ने कहाँ पे फहराया था पहली बार में? 1907 में जर्मनी में फहराया था। ये कौन थी? दादा भाई नौरोजी की पर्सनल सिक्योरिटी थी, सेक्रेटरी थी। दादा भाई नौरोजी की पर्सनल सेक्रेटरी थी। ये कौन थी? पर्सनल सेक्रेटरी। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 43 के अनुसार वाहन के अस्थायी पंजीकरण हेतु अधिक की अवधि अनुमत नहीं है। आपसे पूछ रहा है कितने समय से अधिक की अनुमति अनुमत नहीं है? तो 1 महीने का समय आपको मिलता है। कितने टाइम का मिलता है? 1 महीने का टाइम मिलता है। कौन सा आंसर सही है बच्चों इसमें? डी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई किस अनुपात में होती है बेटा? 3:2 में होती है। किस अनुपात में हमारा तिरंगा होता है? कितना ही बड़ा हो, 3:2 में होता है। ठीक है। ये कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को, 1947 को अपनाया गया था तिरंगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन देख के लगता है सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। फिर एक नेक्स्ट स्टेप पे अगला क्वेश्चन आ जाता है। 1993 में निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का क्षेत्र का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना? तो जो दिल्ली है, दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री, दिल्ली का फर्स्ट सीएम आपसे पूछ रहा है। इस समय सीएम कौन है? तो पहले सीएम बने थे बच्चों मदन लाल खुराना। कौन बने थे? मदन लाल खुराना। दिल्ली से ही नॉन स्टॉप लंबा रिकॉर्ड कायम करने वाली जो महिला फीमेल सीएम है वो है बेटा शीला दीक्षित।
लंबे समय तक नॉन स्टॉप सीएम की कुर्सी संभालने वाली एक महिला, वो भी कहाँ की बनी? दिल्ली की। कितने साल तक संभाली है उन्होंने? 15 साल तक संभाली है, 15th ईयर लगातार। इस समय दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री है, उनका नाम कमेंट में जरा बताना मेरे को। हालत बहुत खराब है दिल्ली में। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का नारा कहाँ लगा है बेटा? यानी आपने कुछ अच्छा काम नहीं किया तो आपको टैक्स नहीं देना, तो ये कहाँ का नारा है? तो बच्चों ये अमेरिका की क्रांति का नारा है। किसकी क्रांति का? अमेरिका की क्रांति का नारा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? तो जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। बेटा ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन नहीं है, ये वही है, अभी एनडीए की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये एनडीए ही है, जिसकी अभी बीजेपी और बीजेपी के साथ अन्य पार्टी हैं, यानी 42 पार्टियों का एक गठबंधन है। कब होता है ये बेटा? 1998 में बनता है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बनाया जाता है। आज इसी की सत्ता है। आगे देखेंगे, एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का अधिकार क्या कहलाता है बच्चों? ये वीटो कहलाता है। क्या कहलाता है? वीटो कहलाता है। वीटो का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? जरा कमेंट करके मेरे को बताना। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, यूएसएसआर, यूएसए, या इनमें से कोई नहीं, चलो दो ही लगा दो तुम। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में बेटा कितना बच्चा सा हलुआ सा क्वेश्चन है, कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां। ये बेटा जो चक्र है, इस चक्र का रंग कैसा है जरा बताना मेरे को। चक्र का रंग तिरंगे पे कैसा कलर है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का एकमात्र देश है जिसका ध्वज एक वर्ग या आयताकार नहीं है, तो आपने नेपाल का देखा होगा बेटा, नेपाल का दो ट्रायंगल आपस में जोड़ दिए गए हैं, ठीक है, तो गौर करते रहा करो, इन चीजों को देखा करो। किस फिल्म अभिनेता ने प्रजा राज्यम नामक नई राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व किया था? तो बेटा ये चिरंजीवी ने बनाई थी। ये कौन थे? एक्टर थे। तो इन्होंने कहाँ बनाई है पार्टी? आंध्र प्रदेश में है, क्षेत्रीय पार्टी है बेटा। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? तो देश के विकास के लिए चुनाव में बेमतलब में पैसा खर्च न किया जाए, तो ऐसा काम कौन कर रहा है? चीन कर रहा है बच्चों, ठीक है, और आज विकास भी कर रहा है। आगे आइए, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। यह किसका मत था बेटा? अब्राहम लिंकन का मत था कि जनता का शासन जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, तो जनता अपना ही प्रतिनिधि स्वयं चुनती है, ठीक है। तो ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। रूल ऑफ लॉ का तात्पर्य क्या है बच्चों? कि कानून अमीर तथा गरीब के बीच भेदभाव रखता है, कि कानून पक्षपात करता है, कि कानून अमीर तथा गरीब के बीच भेदभाव नहीं करता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये लॉजिकली क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। भारत के राष्ट्रीय, अच्छा ये क्वेश्चन ही आ गया। भारत के राष्ट्रीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? तो बेटा नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और हम आज पॉलिटी को लास्ट कर रहे हैं बच्चा, ठीक है। हमने एक सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से खत्म कर लिया है। जहां आपने लगभग लगभग 400 क्वेश्चन देखे और 400 क्वेश्चनों का एनालिसिस आप निकालेंगे, तो आपको लगभग लगभग 1000 के आसपास ये क्वेश्चन जाके मिल गए होंगे। नहीं तो 800 तो मिले ही हैं। हमने कई जगह बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा डिस्कस की हैं, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का निवास क्या कहलाता है बच्चों? तो प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे, उनका निवास क्या कहलाता था? तीन मूर्ति हाउस। क्या कहलाता था? तो बेटा तीन सैनिकों की वहां पर प्रतियां बनी हुई हैं। क्या बनी है? प्रतिमा। तो तीन मूर्ति यानी त्रिमूर्ति हाउस, और इस त्रिमूर्ति हाउस में पहला प्रधानमंत्री भारत का रहने वाला कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पीटी नेहरू। ये जो आवास है बच्चों, ये पहले कुछ और हुआ करता था। सोचो कि क्या रहा होगा ये आवास। तो पहले जो सेना का कमांडर इन चीफ होता था, उसका हाउस था, कमांडर इन चीफ का। जो हमारी ब्रिटिश इंडियन सेना थी, उसका कमांडर इन चीफ इस घर में रहता था, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। मद्रास राज्य का तमिलनाडु नाम कब रखा गया? बेटा मद्रास राज्य का तमिलनाडु नाम
1968 में रखा गया, 1968 में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के शिशु दुग्ध अनुकल्प पोषण बोतल और शिशु खाद्य अधिनियम को अपनाया गया? यानी बच्चों के पोषण के लिए बेटा 6 माह तो स्तनपान जरूरी है। सरकार ने कहा 6 माह स्तनपान और 2 माह तक कुपोषण वाली समस्या न फैल जाए, वो 2 साल तक। कितने तक बेटा? 2 साल तक। तो आपने देखा होगा टीन के डब्बे में दूध वगैरह आता है, ऐसी चीजें आपको मार्केट से मिलती हैं, ये उन्हीं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये किसी न किसी कारणवश चर्चा में रहा होगा। तो ये अधिनियम जो लागू किया जाता है 1992 में लागू किया जाता है, और ये था बच्चों पॉलिटी का अंतिम क्वेश्चन। जो आपने बाद में विविध में देखे, ये सारे के सारे ज्यादातर 90% से ज्यादा आप क्वेश्चन देखेंगे ये करंट इशू थे। किससे थे? करंट से जुड़े हुए मुद्दे थे उस समय के। और करंट में बहुत सारे केस कोर्ट में चलते हैं, कुछ पार्लियामेंट में चर्चाएं हो जाती हैं, उसको लेके वाद विवाद इतना बढ़ जाता है। कुछ एक्सीडेंट वाले समझे तो आप वहां वकील बनने नहीं जा रहे हैं, ना सरकार का कोई केस लड़ने जा रहे हैं। कुछ ऐसे केसेस आए जो हाईलाइट ज्यादा रहे, इसलिए आपके सामने रख दिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो ऐसे घबराना थोड़ी है। आप अगर ईमानदारी से पढ़ के गए हैं तो आपसे नहीं आ रहा तो किसी से नहीं आ रहा है। ठीक है, हमने एक विषय तो कर लिया खत्म। आगे आप बताइए कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और हम अगली सीरीज स्टार्ट करते हैं यूपीएसआई को लेके, एसएससी जीडी को लेके, और कुछ प्रैक्टिस सेशन जो सारी परीक्षाओं के लिए कॉमन होंगे, वो सभी परीक्षाओं के लिए जरूरी होंगे। तो ऐसे हम लोग लाते रहेंगे जो है जीएस के क्वेश्चंस, और मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको ठीक लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा